हेलो बच्चों। अब हम टिम्बर का सेकंड पार्ट लाएं। इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो एवरेज डेंसिटी होती है वो टिम्बर्स की 450 से लेकर 950 केजी पर मीटर क्यूब्स होती है, और ये इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय स्पीसीज के कारण और मॉइस्चर कंटेंट के कारण। यदि एपरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिफ्लेक्ट द डेंसिटी इंक्लूड मॉइस्चर एंड एयर स्पेस, इसको बोलते हैं एस्पिरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमारी जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.54 है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है द डेंसिटी ऑफ द वुड सब्सटेंस इटसेल्फ एक्सक्लूडिंग वर्ड एंड मॉइस्चर। कहने का मतलब ये है, यदि हमारी टिम्बर्स में कितनी आपकी कितना मैंने बताया, 450 से लेके 950 तक क्या होती है, डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी। और आई नो, हम सभी जानते हैं, वी नो डैट, कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है कम से कम वो 1000 होती है केजी मीटर क्यूब्स। तो ये वाटर की डेंसिटी से कम होगी। इसका मतलब यदि वाटर की डेंसिटी से कम है तो इसका मतलब ये तैरेगी। हाँ जी, ये तैरती है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये तैरती है। चलो, हमने बता दिया। अब है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या है, देखो पहले कुछ चीज समझते हैं कि हमारी टिम्बर्स में पानी कम से कम 50% होता है, और उसको सुखाने का हम कार्य करते हैं, या उसमें से मॉइस्चर निकालने का हम कोशिश करते हैं। निकालने की कोशिश करने के लिए हम बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत सी चीजें अपनाते हैं। लेकिन हमारी टिम्बर्स में जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होगा इतना ही हमारे टिम्बर के लिए फायदेमंद होगा। यह हम सब जानते हैं। तो फॉर स्ट्रक्चर यूज के लिए हम मेंटेन 10 से 20% मॉइस्चर कंटेंट करते हैं टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्री वाटर जो है, ये होता है हमारे कहाँ पर, सेल कैविटी में। इसको बोलते हैं बेटा सेल कैविटी। और बाउंडेड जो है ये होता है हमारे सेल वॉल में। ये देखो इधर होता है, ये सेल वॉल है, इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। तो हम ये चाहते हैं जो ये फ्री वाटर है इसको हम निकालना चाहते हैं हम अपनी टिम्बर में से। तो हम जब जितना परसेंट फ्री वाटर हम निकाल लेते हैं, मतलब जितना भी हमारे टिम्बर्स में फ्री वाटर निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारी टिम्बर कह सकते हैं हम मॉइस्चर निकल जाता है, सैप निकल जाता है। सैप निकलने की वजह से वो ड्राइनेस नेचर की हो जाती है, ड्राइनेस नेचर की हो जाएगी। ड्राई नेचर के बाद हम ये देखते हैं कि हम और उसमें से मॉइस्चर निकालने की कोशिश करते हैं। अब तक उसमें कोई वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हमारा फ्री वाटर में आया था, पानी निकला था। लेकिन जैसे ही हम बाउंडेड वाटर को निकालने की कोशिश करेंगे सेल वॉल से, तो हमारे टिम्बर या वुड में उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो शेप एंड साइज है, उसमें बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे घर मकान है, घर मकान है सर, घर मकान की जो चारों चार दीवारी जो दीवार है, बीम है, कॉलम है, ये एक प्रकार से क्या हो गया, सेल वॉल्स। ओके। और जो फ्री वाटर है, फ्री वाटर होता है आपका जैसे कमरे के अंदर जो फ्री वाटर है, तो कमरे में हम कमरे में से कितना ही
आए जाएं कोई दिक्कत नहीं है। कमरे में से हम कितना आगजमन करें कोई दिक्कत नहीं हमको। हम ये कोशिश करते हैं कि वो तो चलो ठीक है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सेल वॉल में से पानी ना निकले। कहने का मतलब ये है, सॉरी, कि हमारा जो मकान है वह किसके ऊपर लोड, और वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मजबूती किसकी वजह से खड़ा है वो मकान। हमारे मजबूती जो खड़ा है, जिसको स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ हो रही है हमारे मकान की, वह चार दीवारी की वजह से हो रही है, बीम और कॉलम की वजह से। अच्छा, और ऐसी बात है कि बीम और कॉलम में भी पानी है, जाहिर सी बात, बीम और कॉलम में भी है, दीवारों में भी पानी है, जाहिर सी बात। अब फ्री वाटर वो है जो हमारे कमरों में पाया जाता है। जैसे कि इसमें कमरा है, ये कमरा, इसमें मान लिया ये कमरा, तो हम कमरे में से कितना ही पानी निकाल ले, मकान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम दीवारों में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मकान की स्ट्रेंथ कम होने के चांस है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एक प्रकार से ढह भी सकता है, गिर भी सकता है। हम उससे, उसकी चार दीवारों से छेड़खानी नहीं करना चाहते। यदि करेंगे तो फिर उसमें से मॉइस्चर यदि हम लेंगे तो बड़े ध्यानपूर्वक करते हैं। अब यही हम कह रहे हैं। देखो इसमें क्या है, एक फाइबर सैचुरेशन पॉइंट है। इसमें क्या है, वुड के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो टिपिकल 25 से 30% होता है, जाहिर सी बात। ओके, एट फ्री वाटर हैज बी रिमूव्ड, हम फ्री वाटर को रिमूव कर दें, हमने कोई ऐसा निश्चित अमाउंट होगा जहां पर फ्री अमाउंट जितना भी पानी है वह रिमूव हो जाएगा। हो गया, रिमूव होता है कहां से, सेल कैविटी से, इसको बोलते हैं सेल कैविटी। हो गया, उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। सर फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा हम सब जानते हैं कि सेल वॉल में जो फुली सैचुरेशन रहेगा विद बाउंडेड वाटर, हमारी जो मकान की जो दीवारें हैं वो तो एक प्रकार से फाइबर होगी, और उनमें पानी जो हुआ वो सैचुरेशन हो गया, तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट तो जरूर रहेगा। ठीक है, यदि हमारा FSP फाइब्रिन सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा है तो नो श्रिंकेज, यदि कम है तो श्रिंकेज और वार्पिंग अकर होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वही है कि हम फ्री वाटर को तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो बॉन्डेड वाटर है उसको रिमूव नहीं करेंगे। यदि हम करेंगे तो हमारे उसमें श्रिंकेज और वार्पिंग आएगी, और उसी को हम बोलते हैं, यदि हम जितना भी फ्री वाटर हमने रिमूव कर दिया उसी को बोलते हैं फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। आई नो, ओके। वाई FSP मैटर्स, देखो यदि हमारी, और समझ लेते हैं, वुड प्रॉपर्टीज में यदि FSP कम है तो श्रिंकेज, यदि हम फाइब्रेशन सैचुरेशन पॉइंट से कम पानी को रिमूव करते हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब यह बॉन्डेड वाटर से भी रिमूव होगा। यदि बॉन्डेड वाटर भी रिमूव होगा तो हमारी सेल वॉल भी कमजोर होंगी, हमारी सेल वॉल कमजोर होंगी तो वॉल मतलब दीवार कमजोर होंगी, तो श्रिंकेज भी होने के चांसेस हैं। तो वुड बिहेव टू श्रिंकेज एज ए बाउंडेड वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल वॉल्स। ओके, और इसमें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, दीज प्रॉपर्टीज इंक्रीज एज ए मॉइस्चर कंटेंट ड्रॉप बिलो MSP। यदि मॉइस्चर कंटेंट ड्रॉप होता है हमारा MSP से, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है और स्टिफनेस है वो बढ़ जाएंगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाए लेकिन कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आए, श्रिंकेज नहीं आए। ठीक है, इसलिए अब समझ ले, देखो यदि हमारा वुड में से FSP ज्यादा है, मतलब फाइब्रेशन सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा हमारे पानी है, तो क्या होगा,
remain relatively constant because only free water is being removed, which does not affect the cell wall structure. इससे हमारे सेल वॉल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। और देखो फ्री वाटर जो है वो कैविटी वाटर बोलते हैं, ये डज नॉट कॉज वॉल्यूम चेंज, इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और ये इजिली इवेपोरेट हो जाता है। जो आपका बॉन्डेड वाटर है वो प्रेजेंट होता है फाइबर में, कहाँ, सेल वॉल में, उससे हमारा वॉल्यूम चेंज होने की संभावना है और इसे हम रिमूव करते हैं बाय सीजनिंग द्वारा। ओके, देखो हमारा जो टिम्बर्स है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। क्या मतलब हाइग्रोस्कोपिक नेचर? मतलब टाइम एब्जॉर्ब एंड रिलीज मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर्स इफेक्टिंग इट डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज। ओके सर, समझ में आ गई। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि टिम्बर जो एब्जॉर्ब करता है पानी को और रिलीज भी करता है हमारे सराउंडिंग में एयर से मॉइस्चर को, जिससे उसकी डायमेंशन पे प्रभाव पड़ता है। तो जो आदान प्रदान कर रहा है मॉइस्चर का, एब्जॉर्ब जो कर रहा है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक नेचर। अच्छा, तीसरा है साउंड कैविटी। आपने देखा होगा स्कूल में, जब हम स्कूल की डेस्क पर थोड़ा सा भी नाखून से टन 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 कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसे कान लगा के सुन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सुनाई हमें प्योर शुद्ध तरीके से सुनाई देगी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम हवा में टन टन करें तो हमें वो सुनाई नहीं दे पाएगी, लेकिन हम यदि लकड़ी पर टन टन बजा रहे हैं, यदि हम उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल प्योरली सुनाई दे जाएगा। तो साउंड ट्रेवल 2 से 17 टाइम फास्टर इन टिम्बर देन एयर। एयर के मुकाबले ये 2 से 27 टाइम फास्टर होता है साउंड ट्रेवल्स, डिपेंडिंग फाइबर टाइप और इन डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हम सब जानते हैं 343 मीटर पर सेकंड होती है, और वेलोसिटी इन टिम्बर्स में होती है साउंड की स्पीड 700 मीटर पर सेकंड से लेके 5800 मीटर पर सेकंड तक। तो हो गया ना 227 टाइम्स बार, दुगना और 17 गुना, कहने का मतलब ये है साउंड कंडक्टिविटी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि इसका हम यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और एस्गोटिक पैनल बनाने में। अब आते हैं हीट कंडक्टिविटी। क्या? हीट कंडक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी। क्या? लो थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि हम बचपन में देखते थे कि चूल्हे पर, गांव देहातों में चूल्हे पर, या कहीं भी आपने टीवी में देखा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा कि गांव देहात की औरतें चूल्हे पर खाना बनाती हैं। तो हम जब अपनी माताओं को देखते हैं तो वो लकड़ी को टच करके उसको कहीं भी ले जा सकती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो चूल्हे के अंदर जो लकड़ी रहेगी जो जल रही है, उधर हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? उधर तो वो जल रही है, लेकिन यदि हम दूसरी तरफ से उसको पकड़े तो वह हमें गर्म महसूस नहीं होगी। क्योंकि उसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी है। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो सर? मेरा कहने का मतलब यह है, यदि मैं ये लकड़ी है, यदि इधर से जलाता हूं तो बहुत देर बाद हमारे फाइबर बहुत देर बाद गर्म होंगे, और कहीं कहीं तो हमने देखा है टिम्बर में गर्म होते ही नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। जब तो हम लकड़ी को दूसरे हिस्से से उठा लेते हैं और कहीं भी रख लेते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि हम देखते हैं हम लकड़ी का यूज कर रहे हैं हमारे ईंधन के रूप में और खाना पकाने के यूज में, और बाय चांस वो जब जलती रहती है हमारी लकड़ी तो वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है। तो फिर हम उठा के उसे और चूल्हे के अंदर रखते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब उठा रहे हैं तो हमें गर्म महसूस नहीं हो रही वो लकड़ी। क्यों? कई घंटों के बावजूद भी हमें वो लकड़ी गर्म महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है। और इसमें क्या है? लोअर एक्रॉस द ग्रेन। क्या? एक्रॉस द ग्रेन, जो हम काटते हैं उसमें एक्रॉस द ग्रेन हमारी हीट कंडक्टिविटी लोअर रहेगी। और
1.8 टाइम्स हायर होगी अलोंग द ग्रेन्स के। देखो ये लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को हमने क्रॉस सेक्शन उसका काटा, ठीक है, तो वो तो लोअर रहेगा, उसमें हम हीट नहीं देख पाएंगे, हीट हमारी कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल देखें, अलोंग दी ग्रेन देखें, तो यह बहुत जल्दी फास्ट हीट कंडक्टिविटी हो जाएगी। कितने टाइम्स बार? 1.8 टाइम्स हायर होती है ये। आइडल फॉर थर्मल इंसुलेशन और बिल्डिंग्स, इसलिए हम थर्मल इंसुलेशन बिल्डिंग में यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं आपके इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या सर? देखो इलास्टिसिटी जब हम सब जानते हैं, इलास्टिसिटी जैसे कि अपनी बहनों को देखते हो अब, तो वह सिर में बालों को बांधने के लिए एक इलास्टिक या रबड़ बैंड लगाती हैं। तो वह क्या है? इलास्टिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? इलास्टिक नेचर का। तो वह क्या है? देखो मैं बताता हूं। इलास्टिक मॉडुलस मतलब स्टिफनेस। ओके, बिटवीन 5000 से लेके 15000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अच्छा, देखो लॉन्गिट्यूडनल में हायर होता है और ट्रांसवर्स जो मॉडुलस है, जो एक्रॉस द ग्रेन, उसमें लोअर होता है। कहने का मतलब यह है, अलोंग द ग्रेन हमारी इलास्टिसिटी, हम ऐसे यदि हम उसको खींच रहे हैं, ऐसे हम खींच रहे हैं, उसको इलास्टिक खींच रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वह स्टिफनेस रहती है, मतलब उसको हम खींच नहीं पाते। लेकिन यदि हम ऐसे ऐसे उसको खींचें, ऐसे हम इसको खींचें, एक्रॉस द ग्रेन खींचें, तो शायद वो खींच सकता है, तो वो उसमें लोअर होता है। ठीक है, डिटरमाइन दी हाउ मच बेटर बेंड अंडर लोड्स। हाँ, इससे हमें पता पड़ता है कि हम टिम्बर का यूज लोड में, जैसे छत मकानों में सबसे पहले गाटर पटियाओं का यूज करते, लोहे से पहले हम लोहे की लकड़ी, मतलब लकड़ी का यूज किया करते थे हम छत बनाने के लिए। तो उसमें लोड कितना सहन कर सकती है, तो स्ट्रक्चर एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर्स, अब आते। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कितनी होती है? 80 से 150 एमपी होती है। किसमें? आपकी टिम्बर्स में। ये एंगलोंग द ग्रेन, मतलब अलोंग द ग्रेन ये ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 30 गुना। एक्रॉस द फाइबर, एक्रॉस के मुकाबले ये 30 गुना ज्यादा होती है अलोंग दी फाइबर्स में। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से हम ये ऐसे खींचे तो नहीं खींच पाएगा, और यदि हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो खींच जाएगा। तो वही बता रहा है। ये हो गया अलोंग, ये हो गया एक्रॉस। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी कितनी होती है? 30 से 75 एमपीए। ये अलोंग द फाइबर कम होती है और एक्रॉस द फाइबर ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यदि हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे, ऐसे, है ना, तो कंप्रेस हो जाती है। और यदि हम ऐसे ऐसे कंप्रेस करते हैं, जैसे लकड़ी का वो है, इसको हम ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वही है कि इसमें एक्रॉस दी फाइबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और टेंसाइल में अलोंग दी फाइबर ज्यादा होती है। उसमें एक्रॉस में, इसमें अलोंग में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ हमारी कितनी होती है? 6 से लेके 15 एमपीए अलोंग द फाइबर। यह ज्यादा होती है, 4 से 5 गुना ज्यादा होती है एक्रॉस द फाइबर में। एक्रॉस में ज्यादा होती है, मतलब कहने का मतलब कितनी ज्यादा होती है? 4 से 5 गुना। किससे? अलोंग द फाइबर। शेयर स्ट्रेंथ। ओके, समझ गए सर। बेंडिंग स्ट्रेंथ हमारी कितनी है? 80 से 130 एमपी होती है। इसमें अलोंग दी ग्रेन ज्यादा होती है एक्रॉस के मुकाबले, अलोंग दी ग्रेन। ठीक है, समझ में आ गई सर। ऑर्डर दी स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ मिलती है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, फिर बेंडिंग में, फिर इसमें। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 4 से 5 गुना मोर देन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। ओके,
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए टिम्बर लीस्ट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर कॉन्टेक्ट एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेंथ। ठीक है, टेक्सटाइल स्ट्रेंथ जो है वह बहुत कम इफेक्ट होती है मॉइस्चर कॉन्टेक्ट से एज कंपेयर अदर स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि यदि हम ये टिम्बर है, यदि हम उसको ऐसे टेक्सटाइल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं तो इसमें मॉइस्चर आ जाए कि कुछ भी आ जाए इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। यदि हम कंप्रेस कर रहे हैं अरे उसमें मॉइस्चर है तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है, यदि हम टेक्सटाइल कर रहे हैं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, टिम्बर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप। वुड जो है हम 3 प्रिंसिपल एक्सिस पर करते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द ग्रेन, रेडियल मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्रोथ रिंग्स, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट टू ग्रोथ रिंग्स। अच्छा, वुड हमारी क्या है, 3 प्रिंसिपल एक्सिस पर कार्य करती है। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें वुड में हमारी 3 डिफरेंट वैल्यू होती हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रेंज इसकी 1 से लेके 150 तक होती है, डिपेंड इसकी डायरेक्शन कैसी है और उसकी स्पीसीज कैसी है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें भी हमारे 3 तरह की शेयर मॉडुलस आती हैं डिपेंडिंग डायरेक्शन। इसमें रेंज कितनी होती है 1 से 20। ये कोई ज्यादा खास याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी वुड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल में अलग होती है स्ट्रेस, और रेडियल में अलग होती है, टेंजेंशियल में अलग होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर उसमें अलग होती है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी अलग होती है। ठीक है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं। और डक्टिलिटी ऑफ वुड्स, कहने का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं वुड इज कंसिडर्ड ए डक्टाइल मटेरियल। इट मस्ट हैव ए गुड इलास्टिसिटी ऑफ फॉर स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। ओके, हुक्स लॉ वैलिडिटी, इसमें क्या है, हुक्स लॉ वैलिडेट करता है। ओके, समझ में आ गई। तो ये कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हमारी जो टिम्बल है रजिस्ट करती है टेंशन में, कंप्रेशन में ज्यादा शेयर के मुकाबले। ठीक है, ओके। अब ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये मेजर करती है कि स्टिफनेस टेंशन और कंप्रेशन के दौरान हमारी कितनी स्टिफनेस आएगी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी कौन है, ये हमारी मेजर करती है स्टिफनेस को कितने, जब हमारा शेयर लोड लगता है, जब भी हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलती है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो पॉइजन रेशियो होता है वुड्स का 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में होता है। ओके, but due to grain structure, moisture and direction properties. Okay, this means timber resist shear much less axial load. Okay, बस देखो, ज्यादा नहीं, डीप नहीं, ठीक है, इतना नहीं, बस मोटा मोटा समझ लीजिए। टिम्बर क्या है, हमारी हेट्रोजीनियस है, मींस स्ट्रक्चर वेरी थ्रू आउट, मतलब हेट्रोजीनियस है। टिम्बर इज ए एनिस्ट्रोपी, मतलब हर डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी श्रिंकेज डिफरेंट होगी। ठीक है, श्रिंकेज पैटर्न ऑब्जर्व, मतलब सरकमफ्रेंस श्रिंकेज हाईएस्ट होती है 10 से 15%, और रेडियल श्रिंकेज मॉडरेट होती है 3 से 5%, और लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज लोएस्ट होती है 0 से 1%। ओके, सबसे ज्यादा सरकमफ्रेंशियल श्रिंकेज होती है, फिर रेडियल, और सबसे कम होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ओके, अच्छा, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गुड टिम्बर्स। देखो, उसमें हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, रेगुलर और डिस्टिंक्ट एंगुलर रिंग होनी चाहिए, लो वाटर परमेबिलिटी, यूनिफॉर्म कलर, फ्री फॉर्म डेड कोड्स, मतलब गांठें नहीं होनी चाहिए, उन पे किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो फंगी, इंसेस्ट और केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल एजेंटों को रेजिस्टेंस कर सके, रेजिस्टेंट कर सके। उसमें इलास्टिसिटी पोजेज हो, वह हार्ड व स्ट्रॉन्ग हो जिससे हम स्ट्रक्चर यूज में ले सके, हायर फायर रेसिस्टेंट हो। ये कुछ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी विशेषताएं। उसमें से स्मेल आए तो फ्रेशली कट किया है। यदि हम दो टिम्बर्स को आपस में टकरा रहे हैं तो उसमें आवाज सोनोरियस किया है, ना कि डल साउंड आए, डल साउंड नहीं आनी चाहिए। और यह इसके स्ट्रेट और क्लोज फाइबर हो, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो तो अच्छी बात है, जब तो हमारी डेंसिटी आई होगी। टफ हो, हाई इंपैक्ट रेसिस्टेंट हो, और हार्ड मॉड्यूलर रेज हो,
जिससे कि हमारी एनुअल रिंग प्रॉपरली आपस में जुड़ी हुई हो। कहने का मतलब ये है कि टिम्बर डिफेक्ट एराइज वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग कंजर्वेशन। हमारे जो अब आते हैं टिम्बर डिफेक्ट, हमारे टिम्बर डिफेक्ट वेरियस सोर्स की वजह से आ सकते हैं, कंजर्वेशन, फंगी, इंसेक्ट, नेचुरल फोर्स एंड सीजनिंग। ईच टाइप ऑफ इफेक्ट एंड वुड स्ट्रेंथ, अपीयरेंस और यूजिबिलिटी। ओके, अब डिफेक्ट देखते हैं कौन कौन से, जैसे फंगी ड्यूरिंग सीजनिंग, नेचुरल फोर्स ड्यूरिंग कंजर्वेशन, इंसेक्ट, इन सब के कारण क्या डिफेक्ट आते हैं। ओके, पहला है आपका डिफेक्ट इन टिम्बर्स ड्यू टू फंगी। फंगी के कारण क्या डिफेक्ट आता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं वीडियो हो गई है 25 मिनट की, ठीक है। कोई नहीं, हम ये जो डिफेक्ट हैं उन डिफेक्ट्स को अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो टिम्बर का वीडियो 3 आएगा, उसमें पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। तो डिफेक्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने मैंने देख बताया, ठीक है, तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी।